अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मलेशिया में कंस्ट्रक्शन या प्लांटेशन सेक्टर में जॉब करने का प्लान बना रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं तो 2026 के जो नए रूल्स आए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा। सोचिए, सिर्फ अगर 2 वर्कर एक ही कंट्री में मलेशिया जाते हैं, ठीक है, और एक वर्कर प्रॉपर जो है जो सेक्टर है प्लांटेशन या कंस्ट्रक्शन का, उसके ज़रिए प्रॉपर पेपर वर्किंग करके लीगल तरीके से काम करता है, और जबकि दूसरा रूल्स को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रूल्स। किसी भी काम में आपने अगर जाना है, उसको समझे बगैर वो कदम उठा लेता है, ट्रैवल कर लेता है, तो बाद में उसको जो परेशानी है जो इमिग्रेशन की तरफ से फेस करनी पड़ती है वो उसका सोच भी नहीं सकता। तो आज इस वीडियो में अब मैं बात करूंगा, आपको समझाऊंगा न्यू सेक्टर जो रूल्स हैं वर्क परमिट के, कंस्ट्रक्शन और प्लांटेशन के, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। 2026 में क्योंकि मलेशिया ने बहुत चेंजिंग की है, इनकी इमिग्रेशन में, इनके वर्क परमिट में, हर जगह बहुत चेंजिंग आई है। अगर आप मलेशिया में जॉब, इमिग्रेशन अपडेट्स और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि यहाँ आपको लेटेस्ट और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती है। आपको हर साल हज़ारों की तादाद में लोग इन 2 सेक्टर्स में मलेशिया में जॉब करने आते हैं, हज़ारों की तादाद में। लेकिन 2026 में अथॉरिटीज़ सेक्टर स्पेसिफिक कंप्लाइंस और वर्कर मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इसका मतलब है ये कि एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को अपनी अप्रूव्ड सेक्टर कैटेगरी को क्लियरली समझना होगा, जो मैं आज आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 पे बताता हूँ। पहले नंबर पे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेक्टर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता क्या है। मलेशिया में फॉरेन वर्कर को आम तौर पर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अप्रूवल मिलती है। मतलब कि ये नहीं कि हर सेक्टर में मिल सकती है, स्पेसिफिक जो सेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से है उनमें अप्रूवल मिलती है हमेशा। पहले नंबर पे आ जाता है कंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे आ जाता है प्लांटेशन, तीसरे नंबर पे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, चौथे नंबर पे आ जाता है एग्रीकल्चरल, और 5वें नंबर पे सर्विसेज आ जाता है। ये 5 सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं सेक्टर्स में आते हैं। आपको पता है कि हर सेक्टर के रूल्स और रिक्वायरमेंट हमेशा अलग होती है। यहाँ पे अगर किसी वर्कर को कंस्ट्रक्शन सेक्टर का लिए परमिट मिलता है तो यूजुअली जनरली अप्रूव्ड सेक्टर के अंदर ही काम करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वीज़ा मिला है तो आप किसी और सेक्टर में जॉब कर रहे हो, ये कानूनी तौर पे, लीगल तौर पे अब मुमकिन नहीं है। नंबर 2 पे मैं आपको बताता हूँ 2026 में फोकस क्यों बढ़ रहा है। वही बात आ गई, 2026 में अथॉरिटी का फोकस ट्रांसपेरेंसी और वर्कफोर्स मैनेजमेंट पर बढ़ रहा है। अथॉरिटी जितनी भी है, इमिग्रेशन ले लो, आप यहाँ की गवर्नमेंट ले लो, कोई भी आप अथॉरिटी ले लो, तो उनका फोकस बहुत ज़्यादा इस पे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की कोशिश होती है वर्कर लीगल स्टेटस में रहें, अप्रूव्ड सेक्टर में ही काम करें, किसी और सेक्टर में मत जाएं। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को अपने अप्रूव्ड, जो उनके सेक्टर अप्रूव्ड हुए हैं, उन्हीं कैटेगरी को अच्छे तरीके से समझना होगा पहले। उसके बाद आ जाता है लेबर जो रिकॉर्ड है एक्यूरेट रखें। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाइंस को पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है हमेशा। और आपको पता है ये जो सिस्टम बना रहे हैं, ये जो बन चुका है सिस्टम, अब ये जो जेन्युइन वर्कर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी क्योंकि इससे सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है हमेशा। नंबर 3 पे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका। कंस्ट्रक्शन सेक्टर मलेशिया की सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री कहा जाएगा इसको। हाई राइज बिल्डिंग, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर की डिमांड हर साल यहाँ पे बढ़ रही है। 2026 में कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हो सकती हैं।
उनमें पहले नंबर पे आ जाता है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप, दूसरे नंबर पे आ जाता है वैलिड वर्क परमिट, तीसरे नंबर पे आ जाता है अपडेट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड बिल्कुल होना चाहिए, चौथे नंबर पे आ जाता है सेफ्टी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ये भी लाजमी होती है, पाँचवें नंबर पे आ जाता है इमिग्रेशन कंप्लाइंस। ठीक है, जो वर्कर लीगल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखते हैं उनके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 की अब बात करता हूँ, प्लांटेशन वर्कर के लिए नया एक्सपेक्टेशन। प्लांटेशन सेक्टर भी मलेशिया की इकॉनमी के इम्पोर्टेंट हिस्से में से एक है। स्पेशली पाम ऑयल इंडस्ट्री जो है, आपको पता है पाम ऑयल मलेशिया में का दुनिया भर में मशहूर इंडस्ट्री है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हिस्सा समझा जाता है पाम ऑयल इंडस्ट्री का। प्लांटेशन जो लीगल वर्कर है उनके लिए अथॉरिटी का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन दो सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा इस टाइम फॉरेनर मलेशिया में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा, और किसी सेक्टर में इतने नहीं आ रहे। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी किया हुआ है ताकि लीगल सिर्फ जितने वर्कर हैं वो यहाँ मौजूद हों। उनके लिए चंद रिक्वायरमेंट भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें लीगल वर्कर होना, वर्क परमिट होना चाहिए, रिक्रूटमेंट एजेंसी के ज़रिए आना चाहिए, दूसरा वर्क वेलफेयर, तीसरे नंबर पे वैलिड परमिट, चौथे नंबर पे प्रॉपर अकोमोडेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो पाँचवें नंबर पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन। ठीक है, इसका मकसद सेक्टर को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रेगुलेट बनाना होता है। वर्कर को अपना डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को रेगुलरली वेरीफाई करना चाहिए हमेशा, ताकि उसका फ्यूचर, उसका अपॉर्चुनिटी मिलती रहे उसको। और अब पाँचवें नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक जो वर्कर्स करते हैं हमेशा, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वर्कर। उनमें अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक, परमिट कैटेगरी को ना समझना। क्योंकि वो वही बात आ गई पहले जो मैंने की थी कि वर्क परमिट की कैटेगरी को नहीं समझते, सेक्टर को नहीं समझते, तो वो उनके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पे बता देता हूँ अनऑथोराइज्ड जो एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। वही बात कि आपने जो अथोराइज्ड नहीं होता, जो रजिस्टर्ड नहीं होता गवर्नमेंट में मलेशिया में, तो उसके ऊपर उसके पास काम करते हैं, तो ये भी एक मिस्टेक है जो बाद में इनको मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिन्यू ना करना, जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, मतलब पासपोर्ट है, परमिट है, कुछ भी है, तो वो रिन्यू नहीं करवाते और कहते हैं हो जाएगा यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बाद में जब कुछ होता है तो फिर रोते हैं। तो इसके बाद आ जाता है फेक एजेंट पर ट्रस्ट करना। सबसे अहम इशू जो मलेशिया में एजेंटों के साथ ये है, वो फेक एजेंटों पे भरोसा करते हैं और सारी उम्र के लिए पछतावा उनके लिए होता है वो। उसके बाद इमिग्रेशन रूल को इग्नोर कर देना। हमेशा मैंने आपको कहा है कि लीगल वे और इमिग्रेशन रूल को अच्छी तरह सर्च किया करें, उसके सर्च के बगैर किसी पे भरोसा मत करें, ना एजेंट पे ना किसी अपनों पे। ये मिस्टेक फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन रिकॉर्ड को अफेक्ट करती है हमेशा। इसलिए हर वर्कर को लीगल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हर बार मैं यही समझाता हूँ आपको। अगर आप 2026 में मलेशिया आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता देता हूं, उसको फॉलो करें। आप यकीन करें बहुत सी मुश्किलों से बच जाएंगे। उनमें सिर्फ लाइसेंस रिक्वायरमेंट चैनल्स यूज़ करें, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो यूज़ करें, या मतलब कि जो लीगल अथोराइज्ड एजेंसी हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हैं उन पे जाएं। उसके बाद आ जाता है वर्क परमिट कैटेगरी वेरीफाई करें। आपको कोई भी वर्क परमिट देता है उसको पहले वेरीफाई करें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, फिर उस पर अमल करें। तीसरे नंबर पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझें उसको, कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पे रीड करें। आप नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर भाई जो इन सेक्टर्स में आते हैं वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, तो आप किसी के ज़रिए उसको मुकम्मल रीड करके फिर उस पर अमल करें और उसको कबूल करें। पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। अपने ये जो मेन लीगल आईडी है वो उसको आपने हमेशा अपडेट रखना है। एम्प्लॉयर के डिटेल कन्फर्म करें। एम्प्लॉयर जहाँ से भी आप एजेंट या जिससे भी आप ले रहे हैं उसका मुकम्मल वेरीफाइड करें कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं। उसके बहुत से तरीके मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत से भाइयों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।